तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज आप लोग एक नए कविता के साथ आए हैं, नई उमंग के साथ आप लोग को बताएंगे इनके बारे में। जो फायर हिम है यानी कि फायर हाइमेन भी कोई कोई इसको पढ़ देता है, यानी कि फायर हाइमेन का कहना मतलब कि इसको शुद्ध अगर पढ़े तो फायर हिम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? फायर हिम शुद्ध। और बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं? फायर हाइमेन। ठीक है, तो हाइमेन तो इसको नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको शुद्ध उच्चारण क्या होगा? फायर हिम। इसको लिखा है किनके द्वारा? तो इस जो फायर हिम के जो राइटर है वो है KKN दारूवाला। ठीक है, KKN दारूवाला यहाँ पे फायर हिम को लिखा है। और फायर हिम का मतलब क्या होता है? अगर जनरली इसको बोले तो इसका होगा इंग्लिश, इसका हिंदी होगा क्या? अग्नि स्रोत या अग्नि स्तुति। ठीक है, बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अग्नि स्तुति। और जनरली इसको बोलेंगे यानी कि जनरल फॉर्म इसको हम लोग बोल सकते हैं अग्नि स्रोत बोलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे अब इनके KKN दारूवाले के बारे में। कुछ जानकारी आप लोग को दे देते हैं, थोड़ा सा है ही, आप लोग को मैं पूरी जानकारी देता हूँ क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोग को यह इम्पॉर्टेंट है। राइटर के सभी के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। KKN दारूवाला वाज बॉर्न इन 1937, यानी कि KKN दारूवाला का जन्म कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984, यानी कि जो KKN दारूवाला को कब साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, यानी कि प्राप्त हुआ था। रिसिप्ट का मतलब प्राप्त होना। प्राप्त कब हुआ था? 1984 ईस्वी में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, 1984 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन चल रहा है, यानी कि गला एकदम ख़राब है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि इनका जो साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया था, हम लोग यहीं पढ़ते। ठीक है, द रिसिप्ट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984, यानी कि KKN दारूवाले का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया था? तो 1984 में, यानी कि 1984 ईस्वी में इनको दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पे बता देंगे कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और इनको जो अवार्ड दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, यानी कि जो पोएट्री अवार्ड है या कॉमनवेल्थ के लिए भी इनको दिया गया था। इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। और वे क्या था? लैंडस्केप कहने का मतलब कि इनका जो कविताएं होती है और इनकी जो लघु स्टोरी होती है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी होती है, यानी कि लघु जो शॉर्ट स्टोरी होते हैं, लघु कहानियां होती है ना, ये किससे जुड़ी हुई थी? लैंडस्केप, यानी कि भूमिगत भूमि से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि भूपृष्ठ से जुड़ी हुई इनकी कविताएं होती है। आगे देखते हैं। हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स, यानी कि जो इनकी जो कविताएं होती है ना, इनकी कविताएं अपने ही शब्दों में, अपने ही मुख से ये कविताएं लिखते हैं, अपने ही हाथों से लिखते हैं। इनकी जो कविताएं होती हैं इनकी अपनी शब्दों में लिखी हुई रहती है। ठीक है, आगे आपको बताते चले यहाँ पे टोटली इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि इसकी जो कविताएं होती हैं, इनकी जो कविताएं होती हैं निजी रुचियों और विचारों वाली कविताएं होती है जो व्यक्त करते हैं अपने ही शब्दों में। ठीक है, इम्प्रेशनेटिक का मतलब होता है निजी विचारों वाली, और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रुचियों वाली। ठीक है, ये जो कविताएं लिखती हैं, ये जो कविताएं लिखते हैं ना KKN दारूवाले, इनकी जो कविताएं होती है ना, इनकी कविता निजी रुचियों और विचारों वाली कविताएं होती हैं। चलिए, तो आज दिन ही क्या है, बहुत ख़राब है यार, बार बार डिस्टर्बेंस एलिमेंट डिस्टर्ब हो जा रहा है, बार बार कॉल ही आ जा रहा है। ठीक है, चलिए। ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रोटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्दी। और वे दावा करते हैं, वे क्या करते हैं? वे क्लेम करते हैं, वे दावा करते हैं कि मेरी जो कविताएं होती हैं ना वह ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये जो KKN दारूवाले क्लेम करते हैं, ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रोटेड, और KKN दारूवाले क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि जो मेरी कविताएं होती है ना वह ग्रामीण परिवेश से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, यानी कि लगाव रहता है। रूरल लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए ही सन्स स्पोर्टिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया सोफिस्टिकेशन। ठीक है, यानी कि सोफिस्टिकेशन जो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे ही सॉन्स स्पोर्टिफिकेशन। ठीक है, इसका थोड़ा सा उच्चारण समझिए। ठीक है, ही सुन्स स्पोर्टिफिकेशन
as he thinks that it while adding gloss takes away the power of verse। यहाँ पे कवि बोलते हैं, इसलिए इनकी जो कविताएं होती है क्या होती है, एकदम रियल होती है, असली होती है, एकदम जेन्युइन होती है। मैंने अपनी कविता के इसमें बोला गया, यहाँ पे सब देखिएगा, कवि बोलते हैं यहाँ पे he suns a sportification as he thinks that it while adding gloss takes away the power of verse। कवि बोलते हैं कि मैं अपनी कविता को परिसंस्करण से दूर रखता हूँ, अपनी कविताओं में कुछ चमक दमक नहीं लगाता हूँ। यानी कि यहाँ पे स्पोस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका परिसंस्करण होता है, ठीक है। स्पोस्टिफिकेशन का मतलब होता है परिसंस्करण, यानी कि कवि बोलते हैं कि मैं अपनी कविता में परिसंस्करण को दूर रखता हूँ, अपनी कविता में किसी भी प्रकार का चमक दमक ये सब नहीं रखता हूँ, कुछ भी चमक दमक नहीं रहता है, कुछ हम इसमें अपने तरफ से ऐड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। द थीम्स ऑफ इस पोएट्री आर लव। और इनकी जो के अंदारवाले की जो कविताएं होती है उसकी जो थीम होती है, उसकी जो आधारित जो इनकी जो थीम होती है वह किस पे आधारित होती है, तो समझिएगा यहाँ पे द थीम ऑफ हिज पोएट्री आर लव। इनकी जो कविताएं होती है वह किस पर आधारित होती है, प्रेम पर आधारित होती है, प्यार पर आधारित होती है। डेथ यानी कि और भी जो इनकी कविताएं होती है किस पर आधारित, तो मृत्यु पर आधारित होती है। एंड डोमिनेशन यानी कि डोमिनेशन बोले तो प्रभुत्व। और इनकी जो कविताएं होती है और इनकी जो रचनाएं होती है और किस पे आधारित होती है, तो डोमिनेशन यानी कि प्रभुत्व पर आधारित होती है। उसके बाद कवि बोलते हैं साइनिक्स पोलाइटली ह्यूमन सोसाइटी और एंड वायलेंस। और मेरी जो कविताएं होती है समाज में यानी कि मानव समाज में हो रही हिंसाओं पर भी क्या रहती है, ये आधारित रहती है, ठीक है। और इनकी जो और भी है कि यहाँ पे सिनिसिज्म का मतलब क्या होता है, कुटिलता। और इनकी जो कविताएं होती है ना, इनकी कविताएं कुटिलता पर भी आधारित होती है। तो ये इनका आधार था कविता लिखने का। कौन कौन सा आधार है, तो प्रेम पर आधारित था, उसके बाद मृत्यु पर भी आधारित था, प्रभुत्व पर भी आधारित था, उसके बाद सिनिसिज्म का मतलब कुटिलता पर आधारित था, उसके बाद पोलाइट ह्यूमन वाला पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन के यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, यानी कि मानव समाज में हिंसा हो रही है, इस पर भी आधारित रहती है इनकी कविताएं। किनकी, तो के दारू वाला। तो चलिए, ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगुअर इन्वॉल्व इन अ पोएटिक क्रिएशन सिंस ही हैड बीन अ पुलिस सर्विस। और यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जो ये के दारू वाले जो कवि है ना, इनकी जो काव्य है, इनकी जो रचना है, ये नई शक्तियों को देखने को मिलते हैं। यानी कि जब भी आप लोग के दारू वाला के जो कविताएं पढ़ेंगे ना, तो इसमें अजीब सी एक रचना मिलेगी, अजीब सी शक्ति मिलेगी, अजीब सी ऊर्जा देखने को मिलता है। आगे कवि बोलते हैं कि सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस। कवि एक पुलिस कर्मी थे, यानी कि एक पुलिस सर्विस यानी कि वह पुलिस ऑफिसर थे, यानी कि पुलिस सर्विस में काम करते थे। इसीलिए इनकी जो कविताएं होती है ज़्यादातर क्या होते हैं, हिंसा ही मिलेगी, क्योंकि पुलिस का काम ही क्या होता है, हिंसा को रोकना। तो वे हमेशा देखते रहते थे किस प्रकार से समाज में हिंसाएं होती, इसी को रोकने के लिए कवि क्या बोलते हैं यहाँ पे अपनी कविता में, इनकी कविता में ज़्यादातर हिंसाएँ देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इन हिज पोएट्री हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड। इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्स है, जैसे कि अंदर ओरियन कब लिखे थे, 1970 ईस्वी में। अप्रेशन इन अप्रैल कब लिखे थे, 1971। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स कब, 1976 ईस्वी में। इनकी प्रमुख वर्ष प्रमुख रचनाएं हैं के दारू वाला का। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक के दारू वाले जो है अपने कविता के माध्यम यानी कि फायर हिम के माध्यम से क्या बताए हैं यहाँ पे। तो 3, 4, 5 स्टेंजा वाली ये कविता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहला स्टेंजा से, ठीक है। ये रहा आपका पहला स्टेंजा, आपको पता चल गया होगा। फायर हिम का मतलब क्या होता है, अग्नि स्तुति होती है, अग्नि स्रोत होता है, यानी कि आग का स्रोत इसको बोल सकते हैं, अग्नि स्तुति इसको समझेंगे। तो कवि क्या बोलते हैं समझिएगा। कवि बोलते हैं यहाँ पे द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, ठीक है। यहाँ पे कवि बोलते हैं फॉस्फोरेंस, यहाँ पे कवि बोलते हैं यहाँ पे द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंसिस, ठीक है। यानी कि कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह एक घाट पर खड़े हैं, ठीक है। कवि यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी कि जो कवि है ना के दारू वाले पारसी समाज से बिलोंग करते हैं, जिसमें अग्नि के क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि बोलते हैं द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेंसेंस, यानी कि जो आग लगता है ना, आग लगने के बाद जो लाल लाल लपटें उठती है, जो लाल लाल रोशनी होती है, उसमें ज़्यादा अग्नि नहीं हो, यानी कि वह
तप नहीं कर, उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब समझिएगा, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, यानी कि कभी बोल रहे हैं कि, और कभी बोल रहे हैं कि वह एक घाट पर खड़े हैं, यानी कि कभी अपने आप को एज्यूम कर रहे हैं, अपने आप को, यानी कि कभी क्या कर रहे हैं, जो मानव जाति, जो हिंदू धर्म में क्या होता है, जब आदमी मर जाता है या कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घाट पर ले जाकर जलाते हैं ना, तो वही कभी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि वह एक घाट पर खड़े, यानी कि मैं एक घाट पर खड़ा हूँ, खड़ा होकर एक लाश को देखते हुए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं, समझिएगा। ठीक है, एक लाश को देखते हैं और उस घाट पर जलाया जा रहा है, यानी कि वह एक मृतक लाश को देखते हैं, जहाँ पे उस जो नदी का जो घाट होता है, वह घाट किसको बोलते हैं, नदी के किनारे जो बना हुआ था घाट ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं या किनारा बोलते हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, यानी कि वहाँ पे एक मृतक की लाश जलाया जा रहा था, उसमें से सिर्फ रोशनी निकल रही है, यानी कि इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, यानी कि जो उस जो मृतक का जो लाश था वह जल रही थी, तो उसमें से क्या निकल रहा था, सिर्फ रोशनी निकल रही थी, लेकिन उसमें से गर्मी नहीं था। गर्मी का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरेंसेंस, यानी कि उसमें से गर्मी नहीं थी। उस आगे कभी बोलते हैं, देखिए दूसरा लाइन में, ये क्या हो गया यार, बैटरी डाउन। आगे कभी बोलते हैं, यहाँ पे समझ गए ना, पहला लाइन में क्या बोला गया है, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, यानी कि मैं एक घाट पर घूम रहा था, नदी के घाट पर घूम रहा था, जहाँ पे एक मृतक की लाश जलाया जा रहा था, जिस लाश से सिर्फ क्या निकल रही थी, रोशनी निकल रही थी, उसमें गर्मी नहीं थी। ठीक है, गर्मी कब नहीं होता, जैसे कि लकड़ी जल जाता है ना, लकड़ी जलने के बाद जो लाल लाल रहती है उसमें से कोई रोशनी निकलता है, एकदम पूरा धूसर हो जाता है, यानी कि भूसुर भूसुर जो रहता है ना उसको। आगे देखते हैं, एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्रेटेंड पासर्स बाय, यानी कि कभी दूसरा लाइन में बोलते हैं कि एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्रेटेंड पासर्स बाय का मतलब क्या होता है, राहगीर होता है। वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, घूमना। घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत पिशाच होता है, ये सब। ठीक है, तो कभी आगे बोलते हैं कि एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्रेटेंड पासर्स बाय, कभी उस घाट को, दृश्य को इतना भयानक देखते हैं, यानी कि इतना भयावह होता है कि इतना भयानक है कि उस लकड़ी की जलने से जो भी रोशनी निकलती है, यानी कि जो रोशनी निकलती है उससे प्रतीत होता है कि मानो भूत पिचास क्या हो रही है, हमारे चारों ओर घूम रही है। यानी कि उस जैसे जो मृतक का लाश जलता है, जलने के बाद जो अंतिम जो अवशेष बचता है उससे क्या होती है, लाल लाल रोशनी निकलती है, जिससे डर लगता है। डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको कभी को लगता है कि जो लाल लाल रोशनी निकल रही है उससे प्रतीत होता है कि मानो कि मेरे चारों ओर क्या घूम रहा है, इधर उधर भूत घूम रहा है, पिचास इधर उधर घूम रहे थे। पासर्स बाई, उसके बाद और उस राह से, उस चिंता, यानी कि उस और जिस राह से वे लोग गुजरते, यानी कि जो यहाँ पे बोला गया है, कभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइट्स फ्रिटेंड पासर्स बाई, और उस राह से और उस चिता के बगल से जो रोड निकलती है और उस रोड से आ रहे लोग, वे लोग भी क्या कर रहे थे, डर रहे थे। उस लाल लाल रोशनी निकल रहा था जिसमें से गर्मी नहीं थी। उस आग्नेय यानी कि उस लाल लाल रोशनी को देखकर जो उस चीता के बगल वाली रोड से जो भी व्यक्ति आ रहे थे, पासर्स बाई का मतलब क्या होता है, रोड होता है, यानी कि राहगीर होते हैं। उधर से जो आ रहे थे लोग, चीता जो जल रही थी उसके बगल वाले रोड से जो भी लोग आ रहे थे, जो भी व्यक्ति लोग आ रहे थे, वे लोग क्या कर रहे थे, उस चीता से निकलने वाले लाल लाल रोशनी या आग के लटवे को देखकर वे क्या कर रहे थे, डर रहे थे कि मानो कि मेरे चारों ओर क्या घूम रही है, भूत घूम रही है, राक्षस घूम रही है, पिचास घूम रही है। आगे कभी बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगला स्टेंज, ये अगला लाइन में, एज मून लाइट स्कटल्ड एमंग द बोन्स, यानी जो चिता जल रही थी ना, जबकि चिता पर जल रहे मनुष्य के जो हृदय, जो हड्डी है, जब हड्डी पर चंद्रमा यानी कि मून लाइट स्कैटल, जो चिता, जो मृतक की जो चिता जल रही थी उस पर जैसे चंद्रमा की लाइट पड़ती है, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो उस हड्डियों में चमक, उस हड्डियों में क्या होती है,
वो जो हड्डियाँ पर जैसे मून का जो प्रकाश यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पड़ते हैं, वो हड्डियाँ क्या होती है, चमक उठती है। ठीक है, बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डियाँ होती है। जैसे ही हड्डियों पर जैसे ही वह क्या करता है, रोशनी पड़ती है तो हड्डियाँ क्या होती है, चमक होती है, जिससे देखकर उस चीता के बगल से वाली जो रोड है उससे गुजर रहे व्यक्ति क्या कर जाते थे, डर जाते थे। कवि यहाँ पे यही बोलते हैं। ठीक है, कवि अपने इस पंक्ति में क्या बोले, कवि बोलते हैं कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, यानी कि कवि क्या कर रहे हैं, एक घाट पर खड़ी है जहाँ पे एक मृतक, जहाँ पे एक लाश को किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे वह क्या देखते हैं, अंत में देखते हैं कि उस जले हुए मृतक लाश के अंतिम में जो लाल लाल उससे क्या निकल रही है, रोशनी निकलती है, लेकिन उसमें गर्मी नहीं होती है। एज अ मूनलाइट स्कटल एमंग द बोन, और जैसे वह जली हुई भाग पर जो हड्डी रहती है वैसे चंद्रमा के प्रकाश पड़ती है तो उन हड्डियों में से क्या निकलती है, एक चमक निकलती है, जिससे वो बगल वाली जो रास्ता यानी कि चिता जलती है उसके बगल वाले रोड से गुजर रहे व्यक्ति क्या करते हैं, डरते हैं और डर जाते हैं। ऐसे उनको प्रतीत होता है कि मानो मेरे चारों ओर क्या घूम रहे हैं, भूत और पिशाच घूम रहे हैं। ये पहला पंक्ति में यही कवि बोलते हैं केकेन दारू वाला। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा स्टेंजा में देखते हैं कवि केकेन दारू वाले क्या बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना। ठीक है, यानी कि वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एट द घाट। कवि बोलते हैं यहाँ पे के अंदारू वाला, एक दिन की बात है, वंस स्ट्रोलिंग एक दिन की बात है कि कवि अपने पिताजी के साथ यानी कि अपने पापा के साथ क्या कर रहे थे, नदी के तट पर। डाउन पास्ट का मतलब क्या होता है, भोर में। ठीक है, वे क्या कर रहे थे, एक दिन अपने पिताजी के साथ नदी के तट पर घूम रहे थे, यानी कि पिताजी के साथ नदी पर के तट पर घूम रहे थे, सुबह या भोर में घूम रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कवि बीसा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। इम्बर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इम्बर्स लिम्स। ठीक है, तो कवि क्या देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, बीसा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। तो कवि क्या देखते हैं, कवि कह रहे हैं कि नदी पर टहलते हुए कवि ने देखा कि नदी के तट पर मैंने अंगारे देखा। इम्बर्स का मतलब क्या होता है, अंगारे होते हैं। ठीक है, इम्बर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंगारे होते हैं। बीसा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। यहाँ पे कवि क्या देखते हैं, पिताजी के साथ टहलते हुए नदी के तट पर, तो कवि देखते हैं कि टहलते हुए मैंने देखा, अंगारे को देखा, और उस अंगारे को नदियों उस अंगारे की, तो वो क्या देखते हैं, यहाँ पे अंगारे देखते हैं, उससे क्या निकलती है, क्रूएल, निर्दयी। रेडनेस यानी कि क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है ना, निर्दयी यानी कि आग की लालिमा। बोले तो यहाँ पे जो रेडनेस है, क्रूएल लालिमा जो है ना, बीसा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। कवि बोल रहे हैं कि जब मैं अपने पिताजी के साथ नदियों पर घूम रहा था तो मैंने देखा आग के अंगारे जो एकदम निर्दयी लालिमा की तरह क्या हो रही थी, लालिमा की तरह जो लालिमा होती है आगे में, वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे लॉस्ट है ना यहाँ पे, लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। जो आग में जो क्रूएल था यानी कि आग की जो निर्दयी लालिमा होती है वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे खोते हुए देखा कि अंगारे क्या हो रहे थे, धीरे धीरे उसमें से खो रहे थे, गायब हो रहे थे ना, अब राख में क्या हो जाते, उसको तब्दील हो जाते। तो आगे देखते हैं, टू द ग्रे आस डेट सैलोज ऑल। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, रुकना होगा। ठीक है, टू द ग्रे आस डेट सैलोज ऑल। और जैसे जैसे उस जो चीता के जो अंगारे थे वह धीरे धीरे क्या हो थे, जो निर्दयी लालिमा थी वह धीरे धीरे अपना क्या हो रही थी, लालिमा को खो रही थी, निर्दयी लालिमा खो रही थी। वैसे वैसे जो आग की जो शरीर है वह क्या हो रही थी, धीरे धीरे शरीर के जो अंग अंग क्या हो रहे थे, भस्म करते जा रही थी, और धीरे धीरे वह किसमें मिल जाती है, वह धीरे धीरे धूल में मिल जाती है, यानी कि एकदम पूरा राख बन जाती है। हाफ कुक्ड लिम्स, कभी लिम्स का मतलब क्या होता है, अंग होता है। तभी कवि का नज़र अध जले अंग पर पड़ती है, यानी कि यहाँ पे कवि को किस पे नज़र पड़ता है, हाफ कुक्ड लिम्स, यानी कि अध जले अंग पर पड़ती है। वह इस बात की गवाह यानी कि जो आधा शरीर है यानी कि आधा जल जाए, जैसे कि जलाते समय देखे होंगे, कभी लाश जलाते हुए देखे होंगे ना घाट पर, तो लाश अच्छे से नहीं जलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बांस से मार कर उसको अच्छे से जलाते हैं ताकि वो एकदम अच्छे से पूरी तरह से जल जाए। लेकिन कभी यहाँ बोलते हैं
हाफ कुक्ड लिम्स, और कभी तभी कभी के नज़र अध जले अंग पर पड़ता है, तो इस जो अधजले जो अंग है, इससे यही प्रतीत होता है, इससे यही गवाह है कि आग ने भी अपनी जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है, वह अपनी जो कार्य है वह अच्छे से नहीं निभाता, वह अनैतिकता करता है, यानी कि वह दुष्प्रभाव करता है, यानी कि वह अच्छे से अपना कार्य जो है पूरा नहीं करता है। जो मृतक का जो लाश जो है आधा जलता है और आधा नहीं जलता है। तो आगे अगले स्टेंजा में कवि क्या बोलते हैं देखिएगा। बोर वाइटनेस टू द फायर्स डिबोचरी, ठीक है, कवि बोलते हैं बोर वाइटनेस टू द फायर्स डिबोचरी। डिबोचरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिबोचरी का मतलब होता है अनैतिकता, ठीक है। कवि बोलते हैं यहाँ पे बोर वाइटनेस टू द फायर्स डिबोचरी, कवि का जो आग जो है वह मृतक की जो शरीर है उसको अच्छे से नहीं जलाता, वह आधी जली हुई रहती है, जिसके वजह से कवि को मन में लगता है कि, और इससे स्पष्ट हो जाता है कवि को कि यह जो आग है या अपनी जो कर्तव्य है वह अपनी कर्तव्य पूरा नहीं करते, यानी कि जो लाश उसको संपूर्ण रूप से जलाती नहीं है, आग अपनी जो ड्यूटी है वह संपूर्ण नहीं करती है। इससे यही प्रतीत होता है कि जो आग भी है ना वो अभी क्या करता है, अनैतिकता करता है, जो मृतक को जलाती नहीं है संपूर्ण रूप से, ठीक है। आगे कवि बोलते हैं माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहते हैं, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी कह रहे हैं, देख रहे हो ना अध जले उंगलियों को, देख रहे हो ना अध जले उंगलियों को, देखना जरा, ठीक है। यहाँ पे कवि के जो पिताजी है, माय फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, कवि के पिताजी बोल रहे हैं कि देख रहे हो ना अध जली उंगलियों को, देखना। आगे कवि बोलते हैं देखने के बाद क्या बोलते हैं, इस वाले स्टेंजा में देखिएगा, कवि बोलते हैं एंड बोन स्टब्स, बोन स्टब्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हड्डी को छोड़ना, ठीक है। स्टब्स का मतलब क्या होता है, आधा जला हुआ टुकड़ा, ठीक है। एंड बोन स्टब्स, और तुम इसको देख रहे हो ना अध जला हुआ अंगुली के टुकड़े, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, कवि बोलते हैं कि और उन हड्डियों को भी देख रहे हो ना जो छूट गया है, जो बच गया है। मेरे पापा ने कहा कि एक कह रहे हैं कि अग्नि भी अपना कार्य जो है संपूर्ण रूप से मृतक को जला नहीं सकती है, ठीक है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, कवि बोलते हैं यहाँ पे, कवि के जो पिताजी है वो बोलते हैं कि देख रहे हो ना अध जले उंगलियों को क्या कर रहा है, शरीर से जो हड्डी है उसको भी छोड़ रहा है, यानी कि जो अग्नि है वह मृतक को भी अच्छे से जला नहीं पाता है, यानी कि जो अग्नि है, जो आग है, जो अग्नि स्रोत है, यानी कि अग्नि जो स्तुति है वह भी अपना जो कार्य है अच्छे से नहीं कर पाती है, यानी कि मृतक के साथ अनैतिकता करता है, यानी कि अध जला छोड़ देता है। आगे कवि बोलते हैं यहाँ पे जोरेस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंचेड, ठीक है। यानी कि कवि क्या है, एक पारसी है, यानी कि एक रोस्ट्रियन है, ठीक है, जोरोस्ट्रियन है, यानी कि एक पारसी है। पारसी में क्या होता है, अग्नि को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, इसमें जलाया नहीं जाता मृतक लोगों को, ठीक है। और जोस्ट्रियन आई, कवि बोलते हैं कवि जो पारसियन थे, यानी कि जोस्ट्रियन आई, यानी कि जो के अंदारू वाला क्या, मैं एक क्या हूँ पारसियन था, और माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंचेड इनटू अ लिटिल कॉट ऑफ पेन, कवि जो पारसियन थे और मैं बच्चा था, जो कवि जो थे वह तट पर घूम रहे थे अपने पिताजी के साथ, वो उस समय क्या थे, छोटा बच्चा थे, यानी कि मैं बच्चा था, मैंने अपने उंगलियों को गुस्से से ही मुट्ठी बांध ली, यानी कि यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जब मैं उस समय बच्चा था, फिंगर्स क्लिंचड, यानी कि मैंने क्या कर लिया, अपने फिंगर्स जो उंगली थे उसको हम लोग क्या कर लिया, मुट्ठी बांध लिया। मुट्ठी बांधने का मतलब क्या होता है, सभी उंगलियां एक साथ मुट्ठी बांध लिया। और इनटू अ लिटिल कॉन्ट ऑफ पेन, जब मैंने अपने गुस्से से उंगलियों को मुट्ठी बांध रहा था, उस समय मुट्ठी बांधता है मैंने उंगलियों में क्या हो गई, नॉक्ड ऑफ पेन, मेरे उंगलियों में मुट्ठी बांधते टाइम क्या हो गया, दर्द भी हुआ था। आगे देखते हैं आई स्वेयर टू सेव फायर, तब मैं जैसे मुट्ठी बांधा था उसी समय मुझे दर्द हुआ था मुट्ठी बांधते टाइम, तब मैंने उसी समय में क्या लिया था, प्रतिज्ञा लिया था, कसम खाया था, यानी कि शपथ लिया था। आई स्वेयर टू सेव फायर, कि मैंने शपथ लिया था कि मैं क्या करूँगा, अग्नि को बचाऊँगा, अग्नि को पाप करने से बचाऊँगा, अग्नि को बदनाम होने से क्या करूँगा, उसको बचाऊँगा। कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जो मृतक होते हैं, जो मरते हैं, उसको अच्छे से तुम जलाते नहीं हो, मरे अंग को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, आधे जले भाग को छोड़ देते हो तुम। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस,
और कवि बोलते हैं कि मैंने उस दिन कसम खाया था, शपथ लिया था कि मैं आग को क्या करूँगा, बचाऊँगा। आग ने जो पाप किया, सीन का मतलब क्या होता है, पाप होता है, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और आग ने जो पाप किया है कि मृतक के शरीर को पूर्ण रूप से जलाया नहीं, आग को इस पाप से मैं क्या करूँगा, बचाऊँगा। और इस पूजनीय आग को मैं क्या करूँगा, इस पाप से बचाऊँगा, पाप करने नहीं दूँगा। कभी शपथ लेते हैं वहीं पर मुट्ठी बांध कर। ठीक है, तब लास्ट स्टेंजा में क्या बोलते हैं समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट वाला स्टेंजा यहाँ पे। ठीक है, मैं अच्छे से इसको क्या करता हूँ, घेराबंदी कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि पोजेस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए लास्ट स्टेंजा में कभी क्या बोलते हैं समझिएगा। आई नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, मैंने अभी तक भूला नहीं है। यानी कि कवि बोलते हैं कि आई नेवर फॉरगेट, मैंने भूला नहीं है, एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल हो गए उस घटना को घटे हुए, लेकिन मैं कभी भूला नहीं हूँ। आई नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल हो गए उस घटना को घटे हुए, लेकिन मैंने कभी इस घटना को भूला नहीं है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, यानी कि कंसाइंड का मतलब है सौंप देना, फ्लेम का मतलब क्या होता है, लपटे। जैसे कि आग लगता है तो बड़ा बड़ा लपटा उठता है ना, ऊपर ऊपर एकदम ऊंचा ऊंचा, लाश जलता है तो बहुत ऊंचा ऊंचा लपटे उठता है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैं 20 साल के हो गया हूँ, उस 20 साल हो गए इस घटना को घटे हुए, लेकिन मैंने कभी भूला नहीं। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, यानी कि कैसे अपने प्रथम शिष्य को, कैसे अपने प्रथम बच्चे को आग के हवाले किया था, आग में जलाया था। समझ गए, कवि बोलते हैं कि 20 साल हो गए हैं, 20 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं आज भी उस घटना को नहीं भूला हूँ। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, कैसे मैंने अपने पहले बच्चे को, कैसे मैंने अपने पहले शिशु को आग के हवाले किया था, आग में जलाया था। आगे कई बोलते हैं द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, मैंने इसीलिए जलाया था क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे लाश को जलाया जाता है ना, जो घाट पे जलाया जाता है उसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, वह हमारे घर से कितना माइल्स दूर था, हजारों माइल्स दूर था। इसीलिए मैंने अपने पहले बच्चे को क्या किया था, जलाया था। वह मेरी गलती थी, उसको जलाया नहीं चाहिए था। ठीक है, आगे कई बोलते हैं द फायर हिम सेड टू मी, तब मेरे से जो अग्नि स्तुति कहती है, यू स्टैंड फॉर गिवन, तब फिर अग्नि मुझसे कहा, अग्नि स्तुति ने कहा मेरे से, आपको क्षमा किया। यानी कि तब द फायर हिम सेड टू मी, कवि से क्या बोलते हैं, अग्नि स्तुति बोलती है, अग्नि स्रोत बोलती है, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुमको मैंने क्या किया, क्षमा कर दिया, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। जो तुमने अपने पहले संतान को आग के हवाले कर दिया था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, ये सबसे बड़ा पाप था। ब्रोकन, मैं उस वक्त बहुत टूट गया था। इट रेबलियस आई स्वेयर दिस टाइम, मैंने अपने जो गलती किया था कि मैंने अपने प्रथम बच्चा को जलाया था, यह क्या थी, प्रथम गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी क्या थे, बहुत ही टूट गए थे। इट रिबलस, ठीक है, इट रिबलियस का मतलब क्या होता है, बागी होना। बागी का मतलब क्या होता है, रेबलियस का मतलब बागी खाने का मतलब शासन प्रशासन से बिल्कुल भी डर नहीं लगना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबलियस बोलते हैं। ठीक है, ब्रोकन एट रिबलियस, ब्रोकन में पूरी तरह से क्या हो गया था, टूट गया था। एट रिबलियस, लेकिन अभी भी मैं क्या हूँ, बागी हूँ। एट रिबलियस का मतलब क्या होता है, अभी भी मैं बागी हूँ, मैं शासन प्रशासन से नहीं डरता हूँ। आई स्वेयर दिस टाइम, मैंने उस वक्त, मैं इसी टाइम क्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ। आई स्वेयर दिस टाइम, मैं इसी टाइम शपथ लेता हूँ, मैं इसी टाइम कसम खाता हूँ। टू सेव इट, मैं क्या करूँगा, अग्नि को बचाऊँगा, मतलब कि अग्नि स्तुति को मैं क्या करूँगा, बचाऊंगा। द सीन ऑफ फॉरगिविंग, जो अग्नि जो है पाप करती है, उस पाप को करने से क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा। कवि बोलते हैं कि जो अग्नि है, जो आग है, वह क्या करती है, पाप करती है, अनैतिकता करती है। जैसे जो मृतक की जो लाश रहती है उसको क्या करता है, क्या करते हैं, वो अच्छे से जलाती नहीं, अधमरे अंग को छोड़ देती है। इस पाप करने से हम क्या करेंगे, कभी बचाएंगे। ठीक है, शपथ लेते हैं क्योंकि वे क्या है, एक बागी है। तो बताइएगा दोस्तों, आप लोग इस कविता के माध्यम से, मैंने बताया के दारूवाला क्या बोलते हैं इस कविता के माध्यम से। अगर आप लोग को यह कविता अच्छा लगा होगा और मैंने आप लोग को एक्सपेंड एलोबरेट अच्छे से किया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को फायर हिम जो कविता है, जो के दारूवाला ने लिखा है, या कविता आप लोग कैसी लगी।